Well, that went for a slightly longer time than expected. Yes, sir. I hope Mr. Sandeep Katke is still with us and he hasn't got tired of listening to But all his this topic Jay is Siya Ram. very- Sandeep Katke साहब नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. सॉरी सबसे पहले आपसे माफ़ी क्षमा चाहते हैं. गणेश खनकर जी से ज़रा लंबी बात हो गई राम जन्मभूमि के बारे में, जय सिया राम के बारे में और आगे क्या होने वाला है भारत में उसके बारे में. सर अभी इस वक्त हमारे साथ हैं एडवोकेट संदीप काटके साहब आम आदमी पार्टी से. संदीप काटके साहब, अरविंद केजरीवाल जी को एक नया समन्स आया है ईडी से और अब अटकलें ये लगाई जा रही हैं इस बार गिरफ्तारी तय है. आपको क्या खबर है सर संदीप काटके साहब? जहां तक मेरी जानकारी है ईडी ने चार्जशीट फाइल की है और उनको जो समन्स आया है उस समन्स की जो डेट उन्होंने बताई तो ऑलरेडी वो उनका प्री शेड्यूल है उनका जो टूर है और ईडी ने एक चार्जशीट फाइल की है और उस चार्जशीट में आम आदमी पार्टी को उन्होंने ये बनाया है, पार्टी बनाई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आम आदमी पार्टी के ट्रेजरर है तो वो जाके इंक्वायरी में अपना जो भी कहना है वो वहां पे बता रहे हैं. तो मुझे नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी की कोई प्रकार की गिरफ्तारी होगी और क्योंकि जो मतलब उनका जो शेड्यूल है और ईडी की जो नोटिस है उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल वो दिन में मौजूद नहीं है और ईडी ने चार्जशीट फाइल कर दी है. तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ आगे इंक्वायरी होने वाली है. संदीप काटके साहब, लेकिन क्या इनमें हिम्मत है अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की? नहीं, अगर बीजेपी तो किसको भी अरेस्ट कर सकती है. ईडी जो है वो बीजेपी की कार्यकर्ता है, बीजेपी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है तो बीजेपी अगर चाहे तो वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है. और कानून ये अभी देश में बचा कहाँ पे है? यहाँ पे सभी. मैं भी केजरीवाल, आपने आम आदमी का कैंपेन था दिल्ली में और उस दिल्ली में सब लोग ने केजरीवाल जी के साथ रहकर ये कहा कि केजरीवाल जी आप ही सीएम रहेंगे, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप जहां से भी जाओ, जेल में भी जाना है वहां से, मगर आप ही सरकार चलाओगे. ये भारी मतों से काटके साहब लोगों ने टोटल सहमति दिया केजरीवाल साहब को. नहीं, सही बात है क्योंकि देखो दिल्ली की जनता ने बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, बड़ी अपेक्षाओं से अरविंद केजरीवाल जी को वहां पे इसने बड़ी जीत दिलाई है और अरविंद केजरीवाल जी कटिबद्ध है कि उन्होंने जो वादे किए हैं जनता से वो पूरे करने के लिए. इसके लिए बीजेपी और ईडी इनका जो भी निर्णय हो, अरविंद केजरीवाल अरेस्ट हो या ना हो, लेकिन सरकार चलाएंगे, सरकार के मुखिया जो है वो अरविंद केजरीवाल जी रहने वाली है. इसके ऊपर दिल्ली की जनता ने भी मोहर लगाई. इंडिया अलायंस का जबरदस्त आपका मेन पेट प्रोजेक्ट धारावी जो आप पहले से विरोध कर रहे थे काटके साहब, जो विशाल मोर्चा निकला, विशाल मोर्चे में आपने जो भी पहले भी कहा था, आप लोगों ने कहा कि धारावी के लोगों को अपना हक मिलना चाहिए. रेलवे लैंड से लेके कट ऑफ डेट से लेके 500 स्क्वायर फीट पर रेसिडेंट हर चीज का खुलासा हुआ. मगर फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने कहा ये पूरे मोटिवेटेड कैंपेन था, टीडीआर लॉबी आपको, आपका पार्टी इंडिया अलायंस के लोगों को फ्यूल कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा ताकत पीछे कर रहे हैं और ये टोटली धारावी के रेसिडेंट्स के खिलाफ है. काटके साहब, देखिए सबसे पहले तो मैं शिवसेना प्रमुख उद्धव जी ठाकरे इनका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि वो जो है ना ही अदानी से डरे, ना ही बीजेपी से डरे या बीजेपी के कोई इंटरनल से डरे. धारावी करो के लिए, धारावी करो की जो आवाज है, सबसे पहले धारावी बचाओ आंदोलन की जो मांग थी वो मैंने ही उठाई थी और सबसे पहले धारावी के अंदर वॉक फॉर धारावी एक इनिशिएटिव मैंने लिया था. तभी अदानी को ये टेंडर मिला भी नहीं था, लेकिन मुझे इंडिकेशन मिल गए थे कि ये धारावी प्रोजेक्ट जो है अदानी को जाने वाला है. तो उस समय से ही हमने इनिशिएटिव लिए और उस समय से ही धारावी बचाओ आंदोलन हमने सब लोग ने खड़ा किया और उस आंदोलन का कॉग्निजेंस लेके आदरणीय उद्धव जी ठाकरे ने इस मोर्चा का नेतृत्व किया और धारावी करो की जो मांग है, जो हम कह रहे हैं कि धारावी में कोई भी व्यक्ति अपात्र नहीं होना चाहिए, पुनर्सर्वे किया जाए, पुनर्सर्वे के हिसाब से आखिरी डेट जो है सर्वे की उसको कट ऑफ डेट मानकर सबको पात्र किया जाए, सभी धारावी करो को धारावी के अंदर ही घर देना चाहिए, सभी जितने भी कमर्शियल गाले हैं उनको धारावी के अंदर ही शिफ्टिंग होनी चाहिए, धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा. ये भूमिका हम सब लोग ने धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से ली थी. मैंने आम आदमी पार्टी के मन से ही भूमिका ली थी, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली आम आदमी पार्टी के माध्यम से
हमने काफी वहां पे अवेयरनेस भी की थी। और इसके बाद में जब उद्धव जी ने इसका नेतृत्व संभाला तो मैं समझता हूँ कि इस आंदोलन को अभी एक नया वेट मिला है। आंदोलन का अभी आने वाला रिजल्ट जो है रहेगा वो अलग रहेगा, क्योंकि हमारा जो 16 दिसंबर का जो मोर्चा था जिसमें सभी पार्टियां शामिल थी, उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी, मैं भी था। कुछ कारण से मैं स्टेज पे नहीं पहुंच सका क्योंकि मैं पीछे से भी जिधर बहुत सारे मोर्चे में लोग आए थे, सभी को हम पानी बांट रहे थे, इसके लिए मैं स्टेज पे नहीं जा सका, लेकिन मैं भी वहां पे मौजूद था। तो मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को एक नई ऊर्जा मिली है, धारावी के सभी लोगों में एक अलग तरह का माहौल जो है वो तैयार हुआ है और आने वाले समय में आंदोलन और उग्र होगा। और मैं समझता हूँ कि अदानी को भी अभी पता चल गया है कि धारावी की जनता अभी सब साथ में है और उद्धव जी का नेतृत्व भी धारावी के लोगों के साथ में है। काटके साहब, मगर देव फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की आलोचना करने लगे उद्धव ठाकरे जी का, बोले कि ये टीडीआर लॉबी है उद्धव ठाकरे जी के इस मोर्चे के खिलाफ। धारावी के रेजिडेंट्स को हम टोटल जस्टिस देने वाले हैं। एंड एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि ये पूरे पब्लिक जो थे मुंबई के बाहर की पब्लिक है जो उद्धव ठाकरे जी ने जमाया थे। तो आप इसको कैसे दे, बिकॉज उद्धव ठाकरे जी ने क्लियर कट कहा कि 2018 में देव फडणवीस सरकार ने ये पाप किया है। इसमें थोड़ा आप रोशनी डालोगे काटके साहब? देखिए 2018 में जब फडणवीस जी मुख्यमंत्री थे उस समय जीआर निकला था और उन्होंने ही ये सब मतलब जितने भी ये टीडीआर के जो कारनामे है, अदानी को फायदा पहुंचाने वाले जितने भी कारनामे है सब फडणवीस जी ने किए थे। और उसके बाद में जब भी रिटेंडर हुए, मतलब मैं समझता हूँ 22 सितंबर 2022 को एक जीआर निकला। उस जीआर के बाद में टेंडरिंग प्रोसेस हुई। उस टेंडरिंग प्रोसेस में जितनी भी कंडीशंस थी वो सभी कंडीशन जो है वो अदानी के फेवर में थी। और उसी समय पे हमें पता चल गया था, अगर आपको याद होगा तो अदानी को टेंडर मिलने के पहले हमने धारावी में एक वॉक फॉर धारावी बोल के इनिशिएटिव लिया था और उसमें हमने कहा था कि धारावी प्रोजेक्ट जो है अदानी को जाने वाला है। तो उसी समय पे इंडिकेशन जो है वो मिल गए थे। लेकिन 7 नवंबर 2023 यानी गए महीने के 7 तारीख को उन्होंने और एक जीआर पास किया। उस जीआर में ऐसा है कि धारावी के माध्यम से, धारावी में टोटल 440 हेक्टेयर की जमीन है, उसका 4 का एफएसआई मिलने वाला है। तो टोटल 10 करोड़ स्क्वायर फीट एफएसआई धारावी में जनरेट होगा। उसमें से 4 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो धारावी के लोगों को मिलेगा और 6 करोड़ स्क्वायर फीट जो है वो अदानी को सेल कंपोनेंट के नाम पे मिलेगा। उसमें से 50% कंस्ट्रक्शन उसको धारावी में करना है और बाकी का 50% जो है वो एज ए टीडीआर पूरे मुंबई में बेच सकता है। तो 7 नवंबर 2023 को जो जीआर निकला, उस जीआर के माध्यम से जो टीडीआर का इंडेक्सेशन है वो निकाल दिया। यानी धारावी का 1 स्क्वायर फीट का टीडीआर अगर आपको बैंड्रा में यूज करना है, धारावी की कॉस्ट अगर 10,000 रुपए स्क्वायर फीट है और बैंड्रा की कॉस्ट 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट है, तो धारावी का 10 स्क्वायर फीट टीडीआर जो है वो बैंड्रा के लिए 1 स्क्वायर फीट का टीडीआर लेगा। लेकिन ये इंडेक्सेशन जो है वो धारावी के टीडीआर को निकाल दिया और टीडीआर बैंक बनाकर उसका पूरा फायदा जो है वो अदानी को मिलने वाला है। यानी धारावी का टीडीआर जो है सभी बिल्डर को, जो भी बिल्डर को अगर एक्स्ट्रा एफएसआई चाहिए तो उनको टीडीआर खरीदना पड़ेगा। वो टीडीआर सबसे पहले उनको 40%, अगर किसी को 100 स्क्वायर फीट टीडीआर की आवश्यकता है तो उसको 40 स्क्वायर फीट का टीडीआर जो है वो पहले अदानी से खरीदना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट उसको बीएमसी को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद में 60% का टीडीआर जो है वो ओपन मार्केट से खरीद सकता है। तो इस प्रकार के जो कंडीशंस है ये सरासर अदानी के फेवर में है। और पूरा मुंबई आज अगर हम देखेंगे तो पूरे मुंबई में 3 करोड़ 20 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन चालू है और अदानी को धारावी के माध्यम से 6 करोड़ स्क्वायर फीट का एफएसआई जो है वो सेल के लिए मिलने वाला है, यानी डबल ऑफ द मुंबई। तो मुंबई का पूरा रियल एस्टेट है वो किंग जो है वो अभी अदानी होने वाला है। तो मैं समझता हूँ ये राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये अदानी की नौकर है, वो उनकी नौकरी कर रही है, अदानी उनको पगार दे रहा है, सैलरी दे रहा है। इसके लिए जितनी भी सुविधाएं वो अदानी को दे सकते हैं वो सभी सुविधाएं अदानी को दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको आपके मन से कहना चाहूंगा कि धारावी के लिए जीएसटी जो है वो माफ किया गया है। धारावी के प्रोजेक्ट को 80IA इनकम टैक्स के स्कीम में डाला गया है। यानी अदानी धारावी के प्रोजेक्ट के माध्यम से जो भी पैसा कमाएगा तो उसके लिए उसको इनकम टैक्स भी नहीं है और जो जीएसटी वो भरेगा वो जीएसटी का 50% रिफंड जो है उसको स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से मिलेगा। आप मुझे बताओ, इतनी सुविधाएं अगर अदानी को दी गई है तो ये सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये अदानी के नौकर जैसे काम कर रही है कि नहीं कर रही है? इसका जवाब मुझे आप दीजिए। और जैसे फडणवीस साहब आरोप लगा रहे कि उद्धव ठाकरे जी ने पॉलिसी डिसाइड किया, इसमें कितना सच है? बिकॉज फडणवीस जी ने क्लियर कट कहा कि पॉलिसी सब डिसाइड किए थे उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी
और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी अब ये पोजीशन है कि जो तरह तरह के आरोप उन्होंने लगा दिए कि जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक वो प्रोजेक्ट में, तो इसलिए हाउ डू यू सी दैट आलोचना जिस उद्धव ठाकरे जी जो करने लगे थे, ये पॉलिसीज कैसे डिसाइड कर दिया उद्धव ठाकरे जी? देखो 2004 में सबसे पहला जो डीआरपी है उसका पहला नोटिफिकेशन निकला, उसके बाद में हर समय पर अलग अलग नोटिफिकेशन निकले। 2018 में मतलब 2014 में बिडिंग हुई, कोई आया नहीं। उसके बाद में 2016 में बिडिंग हुई, उस टाइम पे काफी लोगों ने उसमें बिडिंग की। 2018 में जब फडणवीस की सरकार आई तो फडणवीस ने जो जीआर निकाला तो उसमें उसने धारावी के लिए, धारावी ऑलरेडी एक स्पेशल प्रोजेक्ट था, धारावी को स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा था, तो फडणवीस ने 2018 के जीआर में सभी सुविधाएं जो है वो निकाली थी और वो जितनी भी मतलब कंसेशन बिल्डर के लिए जितना भी जो सहूलतें देनी थी वो 2018 के जीआर में है। और 2018 के बाद में डायरेक्टली सितंबर 2022 में एक जीआर निकला और उसके माध्यम से टेंडरिंग प्रोसेस हुई। उस समय भी मतलब फडणवीस जी ही सत्ता में थे, गृह निर्माण मंत्री फडणवीस जी ही थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर फडणवीस जी थे, सॉरी गृह निर्माण मंत्री फडणवीस जी ही थे। और जब भी फडणवीस जी निकल रहे थे, मतलब उनका मंत्री पद निकल रहा था, उस समय पे उन्होंने जाते जाते उनका आखिरी अगर कोई सिग्नेचर किया रहेगा तो अदानी के लिए उन्होंने जो लेटर ऑफ इंटेंट है उसके ऊपर सिग्नेचर किया। यानी मैं ये समझता हूँ कि ये पूरा जो मतलब जो पूरी मैं इसको कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये पूरी जो प्रोविजन है ये सीधी अदानी के लिए की गई थी और इसका पूरा बेनिफिशियरी अदानी है। तो मैं समझता हूँ उद्धव ठाकरे जी का नाम लेकर खाली ये उनको बदनाम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने कोई भी ऐसा अदानी के फेवर में कोई भी जीआर पास नहीं किया था और अदानी के फेवर में कुछ भी काम नहीं किया था। जबकि उद्धव ठाकरे जी के गवर्नमेंट में 1 से लेके 4 नंबर के सेक्टर जो है वो 7,200 करोड़ में सिकलिंग नाम के डेवलपर को दिए थे। उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, जब ये एमयूए गवर्नमेंट थी तो उद्धव ठाकरे जी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कम्युनिकेट कर रहे थे रेलवे के एडिशनल जमीन के लिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उद्धव ठाकरे जी को रेलवे की जमीन नहीं दी। जैसे ही सरकार गिरी, यानी एमयूए सरकार को जैसे इन्होंने गिराया, जैसे ही गिरी उसके बाद में इन्होंने करस्पॉन्डेंस चालू किया और विद इन लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम रेलवे की जमीन 48 एकड़ जमीन जो है, 45 एकड़ जमीन वो डीआरपी में सम्मिलित हो गई। तो रेलवे के 45 एकड़ मिलने की वजह से फिर राज्य सरकार ने ये कहा कि पहले का टेंडर जो था 1 से 4 के सेक्टर के लिए था, अभी हमको पूरे 1 से लेकर 5 सेक्टर और एडिशनल रेलवे के 45 एकड़ ये पूरा अभी हमको रीटेंडर करना पड़ेगा। तो उन्होंने पहले के टेंडर कैंसिल किए और रीटेंडर प्रोसेस करके 7,200 में जो 1 से लेकर 4 के 4 नंबर के सेक्टर दिए थे, लेकिन वही 1 से लेकर 5 नंबर सेक्टर एडिशनल रेलवे की 45 एकड़ जमीन, ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 5,069 करोड़ में अदानी को दिया। तो मैं समझता हूं कि ये पूरा जो खेल है, ये पूरा खेल फडणवीस ने किया है, पूरा खेल बीजेपी ने किया है। इसमें अगर उद्धव ठाकरे का नाम लेते सर उनको बदनाम करने का उनका प्रयास है और इसमें से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है, सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अगर ऐसा कुछ है तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें। संदीप काटके साहब, यहां पर एक और सवाल आपसे पूछता हूं। इसके पहले जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी उस वक्त भी धारावी प्रोजेक्ट रीडेवलपमेंट के लिए इंटरनेशनल टेंडर्स फ्लोट किए गए थे, आपको याद होगा, और उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म्स, बहुत बड़ी बड़ी रियल एस्टेट डेवलपमेंट फर्म्स और एंटरटेनमेंट और पूरा एक मीडिया हब बनाने वाली फर्म जो हैं, उन्होंने टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था। और उसके तहत ये था कि जो भी जिसके पास भी मकान है वहाँ पर, जो भी वहाँ पे रहता है या जिसकी भी वर्कशॉप है या कुछ भी है, ऑन एन एज इज वेरियस बेसिस पर वहीं वो रिहैबिलिटेट होगा। क्या वो स्कीम ज्यादा अच्छी नहीं थी संदीप काटके सर? उसके सीईओ आपको याद होगा आज के बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल साहब थे। नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आई, तो मुझे आपका जो सवाल था, आपने जो कहा वो मुझे सुनाई नहीं दिया। तो अगर दोबारा बताऊं सर, अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी आ रही है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस एनसीपी की सरकार के दौरान धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसमें इंटरनेशनल टेंडर्स इनवाइट किए गए थे। 6 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पूरी दुनिया से
उन लोगों ने इस टेंडरिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया और ये था कि धारावी को 6 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाएगा। उस कंपनी के वो जो एक स्पेशल पर्पस व्हीकल फॉर्म किया गया था, उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के सीईओ इकबाल सिंह चहल साहब थे, जो अभी बीएमसी के कमिश्नर हैं। लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरे लिए है वो ये है कि उस प्रोसेस में जितने भी लोग धारावी में उस वक्त रह रहे थे या काम कर रहे थे या जिनकी वर्कशॉप्स थी, उनकी रिहैबिलिटेशन एज इज वेयर इज बेसिस पे होनी थी, यानी उनको वहीं पर सब कुछ मिलना था। तो वाज़न्ट दैट स्कीम बेटर, संदीप काटके साहब? नो, ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था। ऐसे कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि 2004 में जब जेआर निकला तो उस समय पे जो एलिजिबिलिटी थी वो 1 जनवरी 1995 थी। उसके बाद में उसको रिवाइज करके 1 जनवरी 2000 की एलिजिबिलिटी की जी। और 2008 में डीआरपी का आखिरी सर्वे हुआ। उस सर्वे के बाद में भी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो 1 जनवरी 2000 का ही था और ऐसी कोई प्रोविजन ना कांग्रेस और एनसीपी गवर्नमेंट में नहीं थी। लेकिन उस समय पे ऐसा था कि 2004 में जब जेआर निकला था डीआरपी का, तो 1 जनवरी 2000 की जो पात्रता थी वो प्रैक्टिकल थी, क्योंकि उस समय पे जो लोग थे वो उनके लिए वो प्रैक्टिकल था। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे तो आज भी वो पात्रता है 1 जनवरी 2000 के पहले की है और पूरे मुंबई में एसआरए के लिए पात्रता है 1 जनवरी 2011 की। अगर आप धारावी को स्पेशल प्रोजेक्ट के नाम पर आप रिडेवलपमेंट करना चाहते हो तो धारावी करो के लिए आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करना चाहिए, जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं कि धारावी में फ्रेश सर्वे कंडक्ट किया जाए और फ्रेश सर्वे के हिसाब से जितने एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को, सर्वे की जो आखिरी डेट है उस आखिरी डेट को कट ऑफ डेट मानकर सभी को पात्र किया जाए। ये मांग हम लोग अभी रख रहे हैं, क्योंकि उस समय पे 2008 में जब सर्वे हुआ था तभी 1 जनवरी 2000 की पात्रता थी। अभी 2008 के सर्वे को भी अभी लगभग 15 साल हो गए। तो 2008 में जो बच्चा 6 साल का रहेगा वो बच्चा अभी 21 साल का हो गया, उसकी शादी हो गई, उसका परिवार हो गया। तो आप वो क्राइटेरिया पे नहीं चलेगा। अगर आपको पूरे धारावी में प्रोजेक्ट करना है तो आपको कट ऑफ डेट चेंज करनी पड़ेगी और आपको पात्रता जो है वो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की अभी रखनी पड़ेगी, तो तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज इस प्रोजेक्ट में काफी दिक्कतें आएंगी और लोग ये प्रोजेक्ट होने नहीं देंगे। तो एज ऑन टुडे वाला कट ऑफ डेट ही उद्धव ठाकरे जी जैसे बोल रहे थे वो सही होगा, बिकॉज उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि कोविड में हमने कोई भेदभाव नहीं किया कि ये इलीगल है, वो अपात्र है, उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे अलग अलग। तो कोविड का एग्जाम्पल देके उद्धव जी ने कहा कि कट ऑफ डेट प्रेजेंट का होना चाहिए, आज का। काटके साहब देखिए, एमयूटीपी का जो प्रोजेक्ट है, यानी हमने मेट्रो रेलवे का जो प्रोजेक्ट देखा तो उसमें एमयूटीपी लगता है, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। उस एमयूटीपी के लिए आपने जो पात्रता की जो एलिजिबिलिटी रखी है वो वही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग वहां पे मौजूद हो, आपके पास एग्जिस्टिंग पुरावा है तो आप पात्र होते हो। तो हम वही धरती पर धारावी को स्पेशल प्रोजेक्ट का दर्जा है, तो हम उसी धरती पर ये पूछ रहे हैं कि भाई जब आपने धारावी को स्पेशल प्रोजेक्ट बनाया है, बिल्डर को स्पेशल कंसेशन दिए हैं, बिल्डर को टीडीआर के पर्क्स दिए हैं, तो क्यों ना धारावी के सभी लोगों को पात्र करके धारावी में शिफ्ट किया जाए। तो ये कौन सी मांग हमारी थोड़ी गलत है, ये तो सही मांग है। दुरुस्त बात, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी आगे क्या सर, अभी आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखिए, अभी कल के मोर्चे 16 तारीख के मोर्चे से आई थिंक यू आर गेटिंग अ फोन कॉल सर। और उग्र होगा अगर सरकार ने जो हमारी डिमांड है उसके बारे में नहीं सोचा। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो सरकार ने अगर हमारे डिमांड के बारे में नहीं सोचा तो अदानी हिम्मत करके दिखाए धारावी में, तो उसको धारावी करो की क्या ताकत है वो देखेगी। धारावी जो है, मेरा जन्म धारावी में हुआ और जब मैं छोटा था उस समय पे अगर धारावी के बाहर का कोई आदमी आके धारावी करो को हाथ लगाता था तो पूरे धारावी पर इकट्ठा होकर उसके ऊपर टूट पड़ते थे। अभी तो आप हमारे धारावी के ऊपर आने वाले हो तो समझ लो कि धारावी वाले सब इकट्ठा हो गए तो आपका प्रोजेक्ट का क्या हाल होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि सब वो मांग आप पूरी करो तो आपको रिडेवलपमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और बड़े बड़े पुलिस के करीबन कुख्यात जो पुलिस डिपार्टमेंट को हिलाने वाले सब ऐसे ऑफिसर्स को वहां पर तैनात किया गया है लोगों को ठीक करने के लिए। क्या इसमें कितना सच्चाई है? बहुत पुरानी
ये एकदम सही बात है। जो रिटायर्ड ऑफिसर्स थे धारावी में, जिन्होंने धारावी में एक टाइम पे दहशत बनाई थी, तो वैसे रिटायर्ड लोगों को आदर ने रिक्रूट किया है धारावीकरों को डराने के लिए। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी जो है दत्तू कटके जी, वो धारावी के 3 टाइम कॉर्पोरेटर थे और उन्होंने धारावी की जनता ने पार्टी में देखते हुए, वो जो भी पार्टी से, वो कांग्रेस से कॉर्पोरेटर थे, शिवसेना से थे, बहुजन समाज पार्टी से भी कॉर्पोरेटर थे। तो धारावी जो है, धारावी में मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड लोगों का है। यानी महाराष्ट्र स्टेट से हो, यूपी से हो, तमिलनाडु से हो या कोई भी स्टेट से हो, जितने भी लोग धारावी में आए सब बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं। और हम भी महाराष्ट्र से, जो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है मराठवाड़ा, उधर से काफी मराठी फैमिली जो है वो धारावी में आई। उस समय में भी धारावी में काफी गुंडागर्दी थी, उस समय में भी बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी चलती थी। लेकिन धारावीकरों ने एक साथ में मिलकर, मेरे पिताजी भी नए नए जब भी आए थे उस समय पे, तो उनको भी ये सब चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो सब वहां पे डट के खड़े रहे। वहां पे ना पुलिस की चली, ना बीएमसी की चली, ना किसी की चली। और पूरी धारावी आज जो आपको दिख रही है, वो ये धारावी का जो अभी का रिजल्ट है, उस टाइम के जो यूनिटी थी उसका रिजल्ट है। तो मैं समझता हूँ धारावी डेवलप होनी चाहिए, हमारी भी दिल से इच्छा है। लेकिन धारावीकरों के साथ में अगर अन्याय हुआ तो धारावीकर चुप नहीं बैठेगा और अदानी को धारावी के अंदर हम पैर भी रखने नहीं देंगे। क्या बात है सर, क्या बात है सर। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू सर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। यू आर अ मैन विद ग्रेट करेज एंड यू आर अ मैन विद हिज हार्ट इन द राइट प्लेस। थैंक यू वेरी मच सर। संदीप काटके साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Well, this is the first time I've seen Mr. Adani being challenged in this way. I've never heard anybody else use this kind of language for Mr. Adani. But I mean, the use of force, where all the encounter specialists who are alive as on today have been probably deputed in Dharavi to scare the people or to take their consent. I don't think they'll be scared. देखिए साहब, धारावी के जो लोग हैं वो डरते वरते नहीं हैं। और ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो या काउंटर स्पेशलिस्ट हो या जो मर्जी स्पेशलिस्ट हो, आखिर में आपको लोगों का सहयोग चाहिए होगा। बिना सहयोग के काम नहीं होगा। आई डोंट थिंक इवन मिस्टर अडानी would want to scare people off or would try to intimidate or bully people. I'm sure he would like the cooperation of everybody in building this thing, I think. But I could be wrong, of course. I don't know. I don't know Mr. Adani. I've never met him. But considering what is at stake, it would be far better to cooperate with people. That's what I think. लेकिन एक चीज़ तो है प्रदीप जी, अब 47 MP जो है वो बाहर हैं। टोटल 92 MPs को सस्पेंड किया गया पार्लियामेंट से। अब मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय के बारे में जरा सोचना चाहिए सरकार को। लोकतंत्र खतरे में, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे says the MPs have not been suspended, but democracy has been suspended. लेकिन प्रदीप जी, जो निजामुद्दीन रहीम साहब ने कहा कि भाई कौन मोर्चा निकालेगा, कौन क्या करेगा, ये तो कमजोरी की बात हो गई, तो हेल्पलेस बात हो गई। तो फिर आप पॉलिटिकल पार्टी क्यों हैं साहब? Why are you a political party? If you're a political activist, you're supposed to bear any kind of difficulties. You're not scared. Otherwise, leave politics. Otherwise, you can't be a part of politics. तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, NGO चलाइए, कुछ और करिए, या जो मर्जी आपको चलाना हो चलाइए, धंधा करिए। Why are you in politics? सीधी सादी बात है। And the usual suspects of Mumbai politics these days are not seen or heard of outside. बाहर आजकल कोई दिखता नहीं है प्रदीप जी। Sir, if you're scared of going to jail, then you should not be in politics. So how are you going to give justice to thousands of people who rely on you, That's who right. believe you, who think that you're the savior, और आप खुद डरे हो, तो कैसे चलेगा? दुरुस्त बात है। And this is for our viewers. Please do subscribe to the channel. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, वी वुड लव इट। एंड इफ यू लाइक द चैनल, प्लीज लाइक एंड शेयर इट। जो भी अभी आपने प्रोग्राम देखा उसको अगर आप पसंद करते हैं या ना भी पसंद करते हो, इफ यू हेट इट ऑल्सो, यू कैन सब्सक्राइब टू इट एंड ऑफ कोर्स शेयर इट एंड डू सेंड योर कमेंट्स। डू सेंड योर कमेंट्स, आई वुड लव टू रीड देम आउट राइट ओवर हियर अलॉन्ग विद प्रदीप जी। और आज भी थोड़े से शायद कुछ रिस्पॉन्स हैं। लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट हैज कम टुडे। कैन वी हैव अ लुक प्लीज? This is
मिस्टर दीपक केदार। बिल्कुल। दीपक भाई केदार आग हैं आग, वाह जी वाह। आशीष हिवाले साहब 358, आशीष हिवाले 358, दीपक भाई केदार और उसके सामने आग। Salar KGF star just to do cameo in Prabhas's Salar. I think it's clashing with some of the film also, if I'm not Yes, mistaken. yes, yes. किसी को भी अडानी या और कोई टेंडर भाने से आपत्ति हो तो आप लोग भी तो टेंडर भर सकते हैं। ये This mismatch, I mean, ये सलार के प्रीमियर में कहाँ से आ गया? चलिए चलिए आगे बढ़िए। Suhana Khan didn't know that Shah Rukh Khan had received Padma Shri. So what if she didn't know? Can we take a look at what is that? Jai Shri Ram. Jai Shri Ram with regard to Suhana Khan? I don't understand. अफसोसनाक बात है, ऐसा शाहिदा रिजवी ने कहा है। क्या अफसोसनाक बात है कि उनको अपने पिताजी के बारे में मालूम नहीं है। आई थिंक दैट्स व्हाट इट मीन्स। Today we've got a mismatch. I think now this has come. Ram Mandir dream fulfilled. This was our friend Mr. Kaikar. Jai Shri Ram. Ji. So Jai Shri Ram was related to Mr. Shankar Kaikar, not to Suhana Khan. So I was wondering कि कोई नई पिक्चर आ रही है जिसका नाम है जय श्री राम। And this was when Pradeep ji carried that wonderful show, did that wonderful show on Saturday. किसी को भी अडानी या और कोई टेंडर भाने से आपत्ति हो तो आप लोग भी तो टेंडर फाइल भर सकते हैं। जी प्रदीप जी। Yes. दयानंद पुजारी वारंगा 3748। Godfrey sir is telling, right, this is about the Dharavi, this is about the what Bhinder? Yeah, Manori. Manori Bhinder Bridge, Yes, if I'm not yes, mistaken. ये निखिल मनियार साहब, right? Thank you so much. That was really wonderful, so nice of you. That is just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप लोग देखते रहे नेशन नाउ। प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, Vande Mataram. हर हर महादेव। Har Har Mahadev.